दे बाबा सुपड़ा दे माई मुए जमानो ना है अनपढ़ को के दे बाबा सुपड़ा दे माई मुए जमानो ना है अनपढ़ को मेरी लाडली पढ़लू कहाँ जाएगी तेरा बाप चौधरी बदनामी हो जाएगी मेरी लाडली पढ़लू कहाँ जाएगी तेरा बाप चौधरी बदनामी हो जाएगी जाओ ना होए बदनामी जाओ जंगल लू इकली नार खोद के राहू राणो फैशन लू। ऐसे हम लोगों ने अलवर के आसपास के जो 13 स्कूल हैं उनमें हमने साइंस मैथ लैब डेवलप किए हैं, क्योंकि लड़कियां जब 9वीं 10वीं से आगे तक पढ़ती हैं तो वो गणित को भी और विज्ञान को भी कई बार सामाजिक ज्ञान की तरह पढ़ती हैं। तो जब वो साइंस को पढ़ेंगी और वो तार्किक नहीं करेंगी, क्वेश्चन नहीं करेंगी, जिज्ञासु नहीं करेंगी और उनको ये मालूम नहीं चलेगा कि ये कैसे हो रहा है, तो वो साइंस में भी उनकी इच्छा जागृत नहीं होती है। इसीलिए हमने अलवर के आसपास के 25 गाँव में साइंस मैथ लैब डेवलप हमने किए और वो एक विक्रम में साराभाई संस्था है गुजरात की, उससे बहुत ही उच्च क्वालिटी के लैब डेवलप किए हैं। और सिर्फ लैब डेवलप नहीं किए हैं बल्कि उनके लोगों को बुला के साइंस मैथ के टीचर्स का हमने ट्रेनिंग कराया है ताकि वो उसको उपयोग करना सीख जाएं। क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा है कि सरकारी स्कूलों में कई बार चीज़ें होती हैं लेकिन उनके ताले ही नहीं खुलते हैं और उसका बड़ा रीज़न ये है कि लोग यूज करना नहीं जानते हैं। तो हमने उनको बुला के हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग की है और अच्छी बात यह है कि इन्हीं सरकारी स्कूल के टीचर्स ने उसमें बहुत अच्छा योगदान किया है, लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उनका साइंटिफिक एक एटीट्यूड डेवलप किया है। जब इस स्कूल में आई तो देख के इतना खुशी हुई कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को बताने में भी अच्छा लगता है, बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होता है साइंस के फील्ड में। तो जिस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का है, नट समतल का है और ये योयो मॉडल है, बहुत सी अच्छे मॉडल्स हैं जो बने बनाए हैं, हमें यहाँ मिल गए जिसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जो प्रोजेक्ट वो बुक्स में ही देखते थे उनको वो एकदम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। तो उनका इस साइंस के क्षेत्र में अपने आप ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो 10th क्लास में ये बच्चों को समझाने में बहुत हेल्पफुल होता है। हमारा अपना मानना ये भी है कि हमारी सब लड़कियों को ये समझ में आना चाहिए कि चीज़ें क्यों हो रही है, उनके शरीर में बदलाव क्यों हो रही है। पंखा चल रहा है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, पानी किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि मिल जाएंगे तो पानी बन जाता है, पर उसकी कितने कितने चीज़ें होंगी ये तभी हो सकता है जब वो प्रैक्टिकल करें। इसीलिए हम लोगों ने ये साइंस मैथ लैब डेवलप की है। इसके अलावा लाइब्रेरी हमने यहाँ पर डेवलप की है जिसमें तकरीबन 400 किताबें हमने दी और वो अच्छी अच्छी किताबें हमने सिर्फ इसीलिए दी कि लड़कियां महुआ में बैठ के वो पूरी दुनिया को समझ जाए। वो लंदन नहीं जा सकती हैं लेकिन किताब को पढ़ के वो अंग्रेजों को, लंदन को, विदेशों को समझ सकती हैं, दुनिया की चीज़ों को। जब वो दुनिया की चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखेंगी तो उनकी भी इच्छाएं होंगी। तो वो लड़कियां उन किताबों को पढ़ती हैं और बहुत सारी किताबों के माध्यम से वो दुनिया को समझने की कोशिश करती है। हमारी किशोर लड़कियों को हम जो सरकारी जो लोग हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कलेक्टर, एसपी, उनके ऑफिसों में भी ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनके ऑफिसों को देख के उनके मन में ये आए कि वो भी ये अफसर बन सकती हैं। फिलहाल मेरी ग्रेजुएशन बीएससी सेकेंड ईयर चल रही है जीडी कॉलेज से और उसी के साथ साथ मैं एमएड संस्था के थ्रू यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एमए फाइनल ईयर में हूँ। एमएड संस्था के मैं यूपीएससी की तैयारी कर एमए संस्था के थ्रू यूपीएससी तैयारी कर रही हूँ और मेरी डी सेकेंड ईयर चल रही है। माताश्री यूनिवर्सिटी से मेरी बीकॉम फाइनल ईयर चल रही है और मैं एमएड संस्था से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। बी सेकेंड ईयर चल रही है जीडी कॉलेज से और साथ ही एमएड संस्था के थ्रू यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेरी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से बीए थर्ड ईयर चल रही है और एमएड संस्था के थ्रू यूपीएससी की तैयारी कर रही है। पहली बात तो हमें घर से निकाला ही नहीं जाता था। एमएड संस्था के स्टाफ हमारे घर जाता और पेरेंट्स को समझाता कि बच्चियों को पढ़ने भेजो। और एमएड संस्था के थ्रू फर्स्ट ईयर में थी तो जब हॉस्टल में एडमिशन दिलाया, हॉस्टल में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर लॉकडाउन की वजह से मुझे घर जाना पड़ा। पुनः घर से आना निकलना बहुत मेरे लिए बहुत कठिनाई थी। पुनः फैमिली से बात की, एमएड संस्था के स्टाफ ने यूपीएससी की कोचिंग दिला रखी थी सर ने। तो मतलब हॉस्टल में एडमिशन नहीं था तो सर ने हमें अपने घर रखा। पेरेंट्स से भी अच्छी तरह हमें यहाँ पर रखा सर ने। तो हम 6-7 महीने यहाँ पर रहे और हमने कोचिंग की और फिलहाल हम हॉस्टल में हैं और हॉस्टल से आते जाते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं।
मैं राजस्थान राइजिंग में एक चेंज लीडर हूँ, जो हम 6000 लड़कियां इस मुद्दों पर काम करती है। जैसे कि हमने एक सैनिटरी नैपकिन के ऊपर एक मुद्दा उठाया था कि हमने उसके ऊपर बहुत सारी बातें सुनी थी, पर हमने हमारा मुद्दा जो उठाया था हम उसमें सफल रहे थे। जो नैपकिन बहुत छोटा आता था, आज के दिन में वो बड़ा आता है, जो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में मिलता है सरकारी से। जो सरकारी स्कूलों के सशक्तिकरण का और सब बच्चों की शिक्षा और उनके विकास का जो काम है, इसमें सरकारी प्रशासन, सरकारी शिक्षा विभाग और स्कूल के प्रिंसिपल और उनके साथियों का बहुत योगदान है। उनके योगदान के बिना शायद हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे कि मेवात में तकरीबन 15,000 लड़कियों को हमने मेन स्ट्रीमिंग किया है। अभी करीब 2,000 लड़कियों को हम कॉलेज एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। और हमारा अपना मानना ये भी है कि सरकारी स्कूलों के काफ़ी सारे शिक्षक ये चाहते हैं कि उनका स्कूल बेहतर बने, ताकि बच्चियों को और ख़ास तौर से मेवात के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। हमारा तो अभी तक का अनुभव ये भी है कि वो इस पूरे काम में बहुत योगदान देते हैं, और जितना भी काम हमारा सरकारी स्कूलों के साथ रहा उसमें हमने सरकारी स्कूलों को बदलते हुए देखा है। विद्यालय की भौतिक स्थिति देखने पर मालूम हुआ कि यहाँ पर एमिट संस्थान के द्वारा टॉयलेट्स की फैसिलिटी में काफ़ी सुधार किया गया हुआ था, वॉल पेंटिंग्स भी कराई गई थी और फर्नीचर का भी बहुत अच्छा काम किया गया था। कंपोजिट लैब का लगभग 3 लाख का सामान इनके सहयोग से हमें मिला, और प्रत्येक वर्ष ही हमें मैथ और अंग्रेजी के टीचर उपलब्ध कराते हैं, जिससे विद्यालय का रिजल्ट बहुत बेहतर रहता है। साथ में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी एमिट संस्थान के द्वारा लगाया हुआ था, जिससे हमारे जो ऑफिशियल काम है या इंटरनेट का जो काम है वो निर्बाध रूप से कंटिन्यू रहता है, और बच्चों की जो कंप्यूटर लैब है उसके संचालन में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं हमारे गांव की पहली लड़की हूं जो बीए कर रही हूं। हमारे गांव का इतना माहौल ख़राब है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। फिर हमारे एमिट संस्था की वजह से आज हमारी लड़की 15 लड़की सब लड़कियों ने टॉप किया, जिनकी परसेंटेज 60 और 70 के बीच में बनी है। और 37 लड़कियों ने अब, जिनमें से 18 लड़कियों ने फिर 10वीं के फॉर्म भरे और 10 लड़कियों ने 12वीं के फॉर्म भरे। हम एमिट संस्था की वजह से आज मुझे 30,000 छात्रवृत्ति मिली है, और लड़कियों जो ड्रॉप आउट हो रही है, मैं एमिट संस्था की वजह से आज वे आगे बढ़ रही है और वो पढ़ने का काम कर रही है। एमिट यूनिसेफ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने 4 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, और अब मैं 10वीं में 61 बनाई है। अब मैंने 12वीं के ओपन से फॉर्म भरे हैं, डॉक्टर बनकर मरीजों के इलाज करो, इसलिए मैं एमिट संस्था का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं एमिट संस्था से जुड़ी हूँ। मैं बाहर मीटिंगों में गई हूँ, तो मैं पहले बोल नहीं सकती थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी। अब मैं जाने लगी हूँ, अपनी बात को अब रख सकती हूँ। तो मैं एमिट संस्था को अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। मुझे पढ़ाई छोड़े 2 साल हो गए थे, फिर मैंने ओपन से फॉर्म भरे थे, फिर 50% बनी थी। मैं एमिट और यूनिसेफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हमारी रुकी हुई पढ़ाई आगे जारी रखी। एमिट संस्था यूनिसेफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी रुकी हुई पढ़ाई फिर से चालू हो गई। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या आगे करना है, क्या मुझे आगे बनना है। फिर मैंने एमिट संस्था से सब कुछ जाना, और मुझे ये मालूम वहाँ पे हमारा भी कोई सपना होता है और हमें कुछ बनना चाहिए। भाई हम तो ना पढ़ाया, पर अब मन में तो खूब आवे, बसन नहीं पूछता डोले भाई कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी। पढ़ा हुआ था तो हम भी बसन ने कह करने का आप बाँच लिया था, अब हम मिलाओ तो पढ़ना, पर हम हमारे लालीन ने पढ़ाऊंगा। हम चूंकि एक कैटलिस्ट ही हैं, पर मुख्य रूप से जो काम है वो सरकारी स्कूल के शिक्षक और प्रशासन ही करता है। इस काम में सरकारी स्कूल के शिक्षकों का, शिक्षा विभाग का और जिला प्रशासन का, एमिट की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से एक इतना बड़ा काम स्कूलों में चल रहा है।